गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, यानी कि ये जो परियोजना जो है, ये किसको कनेक्ट कर रही है? तो काशी मंदिर को जो है वो कनेक्ट कर रही है गंगा की घाट से। लगभग 320 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक पक्के पैदल मार्ग से गंगा के घाटों को जोड़ा जा रहा है काशी के मंदिरों से। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सी चीज। तो यही है काशी कॉरिडोर, राइट। ये यहां पर बताया जा रहा है कि जो म्यूजियम्स है, लाइब्रेरी है, राइट, और भी जैसे श्रद्धालु वगैरह जो है, भक्त वगैरह जो है, उनके लिए कुछ केंद्र वगैरह, रुकने की जगह वगैरह जो है, तो उसके लिए एक रास्ता जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है काशी कॉरिडोर। तो ये सिंपल सी चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी। और ये तो पता है ना सभी को कि काशी किस क्षेत्र को जो है वो कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वहीं पर ही मंदिरों को कनेक्ट करने के लिए ये काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सिंपल सी चीज है जो ध्यान में रखिएगा। गाइज, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट कमीशन के बारे में। परमानेंट कमीशन, इंडियन आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने को लेकर ये टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है। और अभी ऑडिबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चेतावनी दी है इंडियन आर्मी को कंटेम्प्ट की। मतलब कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इंडियन आर्मी ने जो है वो फॉलो नहीं किया है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली चेतावनी दी है कि अगर परमानेंट कमीशन जल्दी लागू नहीं किया गया, रोल आउट नहीं किया गया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो जाएगी इंडियन आर्मी के ऊपर। तो क्लियरली चेतावनी दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, हमने इस टॉपिक को कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कोर्ट की तौहीन जो है वो मानी जाएगी और उस हिसाब से कोर्ट जो है वो कार्रवाई करेगा। हालांकि सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है ये कोर्ट की तौहीन वाली चीज, और हालांकि एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति लिख कर, बोल कर कोर्ट की डिग्निटी को जो है वो नीचे गिरा रहा है, कोर्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई होती है। वो क्रिमिनल नेचर का कंटेम्प्ट उसे कहा जाता है। और कोर्ट के ऑर्डर्स जो होते हैं उसको जब फॉलो नहीं किया जाता है, आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो भी कोर्ट की तौहीन जो है वो कहा जाता है उस चीज को, और वो जो होता है वो सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये बेसिक से मैंने आपको एक आइडिया दिया। हालांकि इस पर एक अलग लेक्चर भी मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है इंडियन आर्मी को कंटेम्प्ट की, और इसी पर केंद्र सरकार ने अश्योर किया है कि ये बहुत ही जल्दी परमानेंट कमीशन का ऑप्शन सभी एलिजिबल वुमेन आर्मी ऑफिसर्स को प्रोवाइड कराएंगी, राइट। परमानेंट कमीशन का ऑप्शन, तो ये परमानेंट कमीशन यानी कि स्थायी कमीशन है क्या, इसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। और आपको बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में डायरेक्शन दिए थे सरकार को कि ये इंश्योर करें कि सभी की सभी जो महिला ऑफिसर्स आर्मी के अंदर है, इनको परमानेंट कमीशन का ऑप्शन जो है वो दिया जाए। साथ ही साथ कमांड पोस्टिंग का भी ऑप्शन सभी सर्विसेज में दिया जाए अदर देन कॉम्बैट, राइट। तो ये चीज जो है वो कही गई थी। और फिर इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस सामने आया 25 मार्च 2021 का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लियरली कहा कि आर्मी की जो सिलेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, चयनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया जो इंडियन आर्मी की है, हमारी सेना की है, इसमें स्थायी कमीशन की मांग करने वाली महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि इंडियन आर्मी के अंदर जो भी महिला ऑफिसर डिमांड करती है परमानेंट कमीशन के लिए, स्थायी कमीशन के लिए, तो उनके साथ भेदभाव जो है वो किया जाता है, जिससे ये महिला अधिकारी असंगत रूप से प्रभावित होती हैं। ये महिला अधिकारी डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट होती हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर सामने, यानी कि क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इंडियन आर्मी के अंदर जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा है, और इसी पर ही जोर लगाई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया सभी महिलाओं को परमानेंट कमीशन जो है वो दिया जाए। अब मेन मुद्दे की बात आती है। सवाल ये उठता है कि भैया ये है क्या परमानेंट कमीशन? तो आइए इसको हम लोग बहुत अच्छे से, आसान, सिंपल तरीके से समझेंगे। तो परमानेंट कमीशन का मतलब सिंपल सादे तौर पर इंडियन आर्मी में रिटायरमेंट तक का करियर, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है वो 10 साल के लिए होता है, प्लस 4 ईयर्स मान लो, 10+4 से हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन को, राइट। और इसके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो ये आर्मी को जो है वो लीव कर सकते हैं 10 साल के बाद, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद, या फिर ये ऑप्ट कर सकते हैं परमानेंट कमीशन को जैसे ही 10 ईयर्स खत्म हो जाते हैं। और अगर कोई ऑफिसर जो है उन्हें परमानेंट कमीशन जो है वो नहीं मिलता, तो ऑफिसर 4 साल का एक्सटेंशन बस डिमांड कर सकते हैं, दैट्स इट। देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति जब शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन आर्मी में रिक्रूट होते हैं तो वो 10 ईयर्स तक ही जो है वो सर्व कर पाते हैं, राइट।
इसके बाद इनके पास एक ऑप्शन होता है परमानेंट होने के लिए, यानी कि इंडियन आर्मी में परमानेंट होने के लिए इनके पास एक ऑप्शन होता है, फिर वो एक सिलेक्शन की प्रोसेस से होकर उनको गुजरना रहता है। वो अगर ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं राइट, तो वो परमानेंट कमीशन में चले जाएंगे अगर वो क्लियर कर रहे हैं पूरी प्रोसेस को। तो अगर बाई चांस नहीं क्लियर कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर वो +4 ईयर्स तक अपने एक्सटेंशन को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसे 10+4 जो है वो कहा जाता है, यानी कि टोटल 14 साल का ये फेज हम लोग को टेम्पररी फेज जो है वो देखने को मिलता है, और इसके बाद फिर परमानेंट फेज जो है वो हो जाता है एक व्यक्ति का, राइट। तो उसको परमानेंट कमीशन कहते हैं। सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, परमानेंट कमीशन का मतलब कि जो शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं, उन्हें अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्ट करना है राइट, तो वो परमानेंट कमीशन हो जाता है, कहलाता है। मतलब कि रिटायरमेंट तक के लिए सामने वाला व्यक्ति यानी कि ऑफिशियल इंडियन आर्मी का हिस्सा जो है वो बनेंगे रिटायरमेंट तक के पीरियड के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि महिलाओं को जो है वो बड़ी दिक्कतें आती है। महिलाओं को सिलेक्शन के प्रोसीजर के दौरान जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता परमानेंट कमीशन के लिए। तो आइए कुछ चीजों के बारे में पहले बात कर लें, वुमेन इन आर्मी के बारे में बात कर लें, कि सेना में महिलाओं के बारे में बात करें, एक बैकग्राउंड जो है वो समझें। तो देखिए, इंट्रोडक्शन जो हुआ था महिला ऑफिसर्स का, महिला अधिकारियों का इंडियन आर्मी के अंदर, वो 1992 में शुरू हो गया था। और उस समय जो कमीशन हुआ करता था वो 5 साल के पीरियड के लिए हुआ करता था, यानी कि महिला जो है वो 5 ईयर्स के पीरियड के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती है, राइट। और कौन सी स्ट्रीम में? आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, राइट। तो इन सब में जो है वो ये सब स्ट्रीम के तहत इंडियन आर्मी में 5 साल के पीरियड के लिए महिला एंटर कर सकती हैं। और जिन भी महिलाओं को रिक्रूट किया गया था वो वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत रिक्रूट किया गया था, ये 5 ईयर्स के पीरियड के लिए, राइट। और आपको बता दें कि जो ये ट्रेनिंग पीरियड भी हालांकि इनका होता है, ये मेल इंडियन आर्मी में मेल से कम पीरियड इनका ट्रेनिंग पीरियड भी होता है, यानी कि एक प्रकार से सीधे सीधे एक डिस्क्रिमिनेशन यहीं पर ही हो गया, राइट। मेल और फीमेल के बीच में एक भेदभाव हम लोग को यहीं पर ही देखने को मिल गया, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद फिर क्या हुआ 1992 के बाद 2006 में, तो ये WSES की बात करें, अभी हमने बात करी वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम की, तो ये जो स्कीम है इसको रिप्लेस कर दिया गया था शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम के साथ, राइट। और इसे एक्सटेंड कर दिया गया महिला ऑफिसर्स को, और ये 10 साल के पीरियड के लिए होता है, और उसको 14 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिली। अब जो सर्विंग जो महिला ऑफिसर जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इस वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत जो रिक्रूट की गई हैं, इन्हें ऑप्शन दिया गया कि या तो ये नए शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम में ऑप्शन जो है वो चूज कर सकती हैं, उसमें एंटर कर सकती हैं, या फिर ये अपने आप को वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत कंटिन्यू रख सकती है, यानी कि 5 ईयर्स के पीरियड के लिए। मतलब कि कुल मिलाकर यहां पर महिलाओं को अब 10 ईयर्स के पीरियड के लिए ऑफर देना शुरू कर दिया SSC के तहत, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, राइट। और इनको जो रोल्स दिए गए थे, हालांकि वो उसी फील्ड से एसोसिएटेड दिए गए थे जो कि इस वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत ऑफर किए गए थे, जिसके बारे में मैंने भी आपको समझाया। और इसमें कोई भी कॉम्बैट आर्म्स वगैरह जो थे वो शामिल नहीं थे, राइट। जैसे कि इन्फेंट्री हो गया, राइट, जो पैदल सेना वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, आर्मर्ड कॉर्प्स जो देखने को मिलते हैं, राइट। तो ऐसी जो सर्विस जो होती है, यानी कि मतलब कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में समझने के लिए कि महिलाओं को, जैसे आप कह सकते हैं ना कि जब भी हम लोग आर्मी का दिमाग में लाते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर वही एक फिगर बनती है कि हाथ में बंदूक है ना, तो वेपन वाली चीज, डिफेंस वाली चीज, कॉम्बैट फोर्स वाली चीज, वो चीज हमारे दिमाग में आती है। तो उसके अलावा भी आर्मी के अंदर और भी काफी सारी पोस्ट होती हैं, राइट, पूरे मैनेजमेंट के लिए। तो महिलाओं को कॉम्बैट फोर्स से हमेशा अलग किया गया, अलग रखा गया, राइट। तो ये डेवलपमेंट्स हम लोग को अभी तक का देखने को मिल रहा है। अब पूरा मुद्दा जो है वो क्या है, तो देखिए, वाइल जो मेल शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं, तो इन्हें ऑप्शन दिया जा रहा है परमानेंट कमीशन का। जैसे ही इनका 10 ईयर्स का सर्विस खत्म होता है तो उनको ऑप्शन दे दिया जाता है मेल ऑफिसर्स को, राइट। बट ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है वुमेन ऑफिसर्स के बाद, यानी कि 10 साल तक आर्मी में सर्व करने के बाद मेल ऑफिसर जो है वो परमानेंटली आर्मी को ज्वाइन करने के लिए परमानेंट कमीशन को ऑप्ट कर सकते हैं, बट महिलाओं को अलाउ नहीं किया गया था। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भैया महिलाओं को अलाउ करो, राइट। और इन्हें जो है वो किसी भी प्रकार के कमांड अपॉइंटमेंट से दूर कर दिया जाता है। एंड इसके अलावा इनको किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट पेंशन, अब ऑब्वियस ही बात है, पेंशन किसको मिलती है? जो रिटायर्ड होते हैं आर्मी से, उनको पेंशन मिलेगी। अब ये रिटायर्ड ही नहीं हो पाएंगे तो उनको कैसे पेंशन मिलेगी यार? तो ये बड़ी इनके लिए जो है वो दिक्कत हो गई है, राइट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं इसके अंडर। एंड वाई वॉज गवर्नमेंट अगेंस्ट ग्रांटिंग अ परमानेंट कमीशन? अब सरकार का क्या कहना है कि महिलाओं को क्यों परमानेंट कमीशन नहीं मिलना चाहिए?
तो सरकार का कहना है कि यार देखो, मातृत्व, मदरहुड, चाइल्ड केयर, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब वुमेन ऑफिसर्स के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है वो बाधा बन रही है। मतलब देखो, क्लियरली सरकार ये कह रही है, मतलब वो एक प्रकार का स्टीरियोटाइप चीज हम लोग को सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। यानी कि सरकार ने ऐसी इमेज बना ली है कि महिला जो है वो कमजोर है, और या फिर ऐसी इमेज बना ली है कि देखो यार, महिला को तो बच्चों को जो है वो पालना है, बच्चे की देखभाल करना है, राइट, इसलिए वो परमानेंट कमीशन थोड़ा उनको दे पाएंगे, वो इतने लॉन्ग टर्म तक आर्मी में थोड़ी ना सर्व कर पाएंगे। देखिए, इस प्रकार की चीज जो है वो सरकार का कहना है। और महिला फैमिली से अलग रहेंगी, राइट, और इसके अलावा उनका जो करियर जो है, ऑब्वियस ही बात है, जीवन साथी के करियर की संभावनाएं, करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्पाउसेस, तो वो सब चीजें, मतलब वही वही जो प्रथा हम लोग को पहले देखने को मिलती थी कि मेल जो हस्बैंड जो है, राइट, तो उसकी देखभाल करे महिला, अपने बच्चों की देखभाल करे, मतलब अपने करियर को त्याग करके ये सब चीजें करती रहे। तो ये सरकार जो है वो कह रही है इस प्रकार की चीजें। आप लोग कितना सहमत हैं इस चीज से, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं तो टोटली बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं उस चीज से, सरकार की चीज से। डेफिनेटली जब आप मेल को परमानेंट कमीशन जो है वो ऑफर कर रहे हो, तो फीमेल को भी करो, राइट, तभी तो इक्वलिटी कही जाएगी कि हमारी कंट्री के अंदर इक्वलिटी है। आप तो यहीं पर ही भेदभाव कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। उसके अलावा इन्होंने बोला कि देखिए, सैनिकों को दुर्गम इलाकों में, सोल्जर्स को जो है वो काम करना पड़ता है डिफिकल्ट टेरेन्स में, राइट, अलग थलग रहकर काम करना पड़ता है, आइसोलेटेड पोस्ट में रहकर काम करना पड़ता है, अलग अलग बहुत ही गंभीर क्लाइमेट कंडीशन पे सोल्जर्स को काम करना रहता है, राइट। और मतलब ये कह रहे हैं क्लियरली ये चीज दिखाकर कि भैया महिला, वुमेन जो है वो मेल से कमजोर है, तो ये तो गलत बात हो गई ना, इस प्रकार की चीज, राइट, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो गया क्लियरली ये वाली चीज, राइट, तो ये गलत बात है। दे शुड बी इन अ प्राइम फिजिकल कंडीशन टू अंडरटेक कॉम्बैट टास्क, तो इनने कहा है कि लड़ाकू कार्यों के लिए उन्हें उत्कृष्ट शारीरिक रूप स्थिति में होना चाहिए, तो वो गलत बात है ये इस प्रकार की। यानी कि क्लियरली आप महिलाओं के जो फिजिकली जो है वो महिलाओं को आप चैलेंज कर रहे हो या उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो एक प्रकार से, तो ये तो गलत बात है। तो सरकार इस प्रकार की बातें करती है, राइट। इवन ये भी कहा कि बिहेवियरियल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी होते हैं, राइट। जैसे आर्मी यूनिट जो है वो ज्यादातर मेल, ऑल मेल एनवायरमेंट की हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे जब भी हम आर्मी की बात करते हैं, ऑब्वियसली दिमाग में एक फिगर आता है मेल्स का, राइट, बट ऐसा नहीं है। दूसरी कंट्रीज में आप जाकर देखें, फीमेल्स की हम लोग को आर्मी देखने को मिलती, दूसरी कंट्री छोड़िए यार, हमारे मुगल पीरियड में ही हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी सारे शासक ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपने पास फीमेल्स को जो है वो रखा था, राइट। इवन एंशियंट की भी अगर हम लोग बात करें, तो चंद्रगुप्त के पास भी हम लोग को देखने को मिली थी कि फीमेल्स स्पाइस हुआ करती थी, राइट। इवन फीमेल्स ये वॉरियर्स हुआ करती थी, है कि नहीं। तो ये तो गलत बात है। तो आप जब अपना मेंस का आंसर लिखेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल भी लिखें जो मैंने भी आपको बताए हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर जो लिमिटेशन लगाया जा रहा है, उनके जो दरवाजे जो बंद किए जा रहे हैं आर्मी में एंटर करने के, वो गलत बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग, और आप सभी, मैं मतलब मुझे तो यही लगता है कि आप जिस प्रकार से सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी यही चीज होगी कि हाँ यार, परमानेंट कमीशन तो मिलना ही चाहिए महिलाओं को, और इस प्रकार से रोक नहीं लगानी चाहिए। चलो ठीक है, अगर आप फिजिकल इश्यूज की बात करो तो आप वो करवा लो, टेस्ट करवा लो, राइट। अगर आप किसी को टेस्ट के बाद, देखने के बाद, उनकी कैपेबिलिटीज के को देखने के बाद अगर आप डिस्क्वालीफाई करो बिल्कुल प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, तब तो समझ में आ रहा है कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो मतलब फिजिकली फिट नहीं है। होता है ना, फिजिकल टेस्ट होता है, हमें देखने को मिलता है, आप उनका फिजिकल टेस्ट कराएं, राइट। और अगर फिजिकल टेस्ट कराएं, उनको टास्क दें, राइट, उनको मिशंस दें, राइट, जो होते हैं ना कि ड्रिल मिशंस वगैरह, और अगर वो फुलफिल नहीं कर पाए, वो अचीव नहीं कर पाए, तो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि उनको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ यार, उन्होंने नहीं अचीव कर पाया। जब नहीं कर पाए तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि ना दिया जाए, है ना। तो और पहले से ये डिसाइड कर लेना कि उनकी फिजिकल क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो गलत बात होगी ना यार। अगर आप मेल्स के लिए भी तो आप पूरी उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बना रहे हो, उनकी टेस्टिंग हो रही है, सेम वैसे ही फीमेल के लिए भी जो है वो टेस्टिंग करो ना। तो ये चीज है। और अभी तो अब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा तो कर ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि भैया जल्दी जल्दी अलाउ करो महिलाओं को, राइट, परमानेंट कमीशन उनके लिए जो है वो ओपन करो। तो अब परमानेंट कमीशन जो है वो ओपन होगा, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक परमानेंट कमीशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी एक स्टूडेंट ने लिखा था 1-2 दिन पहले कि सर इधर उधर की बातें मत किया करो, पहले आप पढ़ा लिया करो, फिर मोटिवेशन दे दिया करो, फिर बातें कर लिया करो। देखो क्या होता है यार, मैं कुछ सोच के चीजें बोलता नहीं हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो। मैं आपको अगर जैसे अभी परमानेंट कमीशन का ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में आया कि अरे यार आपको जो है वो ये वाली चीज बोलनी चाहिए, तो उसी समय मैं आपको वो देता हूँ। मैं जैसे मेरा इस तरीके का पढ़ाने का वो नहीं है कि आपको जो है वो कहीं रुक के मोटिवेट करूं या रुक कर अलग से एक प्लान्ड मोटिवेशन करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपने कई बार देखा होगा जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक से चीजों को उठाकर मैं बात करता हूं, राइट? वो नेचुरल है यार। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप आगे बढ़ा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट? बट मैं इस प्रकार से चीजों को प्लान नहीं करता हूं यार, मैं आपको पहले ही चीजें बता दूं, राइट? और अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इधर उधर की बातें ना करूं, वैसे तो मैं बहुत ही कम करता हूं यार मैं करता भी हूं तो सिर्फ आपकी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन को लेकर ही मेनली बात करता हूं, उसके अलावा और कोई बात तो करता ही नहीं हूं मैं। चलो एनीवेज, जिसको नहीं पसंद यार प्लीज इसको थोड़ा सा आगे जो है बढ़ा लिया करो आप। और रही बात मुझे, हाँ ठीक है, एक और कंप्लेन है आपकी कि सर टाइम पर लेक्चर जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। यार मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हूं मैं अभी एट प्रेजेंट कुछ टाइम से। मैं बहुत जल्दी इसको ठीक कर लूंगा यार, मैं बिल्कुल लिटरली माफी चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा जो है वो मेरे कारण परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। कुछ दिन बस और झेल लो, मैं बिल्कुल इसको रूटीन में आ जाऊंगा, इतने साल से तो रूटीन में काम कर ही रहे हैं, राइट? तो अभी थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्टीज आ गई हैं चीजों को मैनेज करने में, बट रुक जाओ, अभी हो जाएगा, अभी एक आधी वीक बस मुझे दे दो, एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? चलो हम लोग अब बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के वेन्यू के बारे में, यानी कि अगली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां पर होगी। अच्छा बताएं मुझे कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पर हुई है, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लासगो यूके के अंदर ये हम लोग को देखने को मिली है, ठीक है? 2021 की यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस के एंड में डिसाइड किया गया कि 2022 की जो कॉन्फ्रेंस है, यानी कि जो अगली 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होगी वो कहां पर होगी, ये इजिप्ट के अंदर होगी, शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट? शर्म अल शेख इजिप्ट। और फिर 28वां एडिशन जो इसका होगा 2023 में, वो यूएई में होगा। तो ये बेसिक सी चीज है जिसके बारे में एक जनरल सा एक जानकारी, एक आइडिया आपको होना चाहिए। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए जरा दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो अफगानिस्तान में शांति को बरकरार रखने के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन है। ये रीजनल सिक्योरिटी समिट हम लोग को देखने को मिल रही है, क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसे इंडिया ने होस्ट किया है। इस समिट को अटेंड किया गया है 8 नेशंस के द्वारा, इंक्लूडिंग ईरान एंड रशिया। 8 कंट्रीज ने इस समिट को ज्वाइन किया है, राइट? और तीसरी मीटिंग ये रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की हम लोग को देखने को मिली है। इससे पहले ऑलरेडी मीटिंग जो है वो हुई है ईरान के अंदर 2018 और 2019 में। इस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा, यानी कि सभी कंट्री, ये आठों की आठों कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा किया गया। अच्छा बताएं जरा, हमारे एनएसए का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, काफी फेमस पर्सनालिटी है, कभी मौका मिले तो इनके बारे में सुनिएगा। एक शम्स करके एक है, मतलब ये मेरे ख्याल से आज तक चैनल जो है, इस क्राइम तक अगर आप सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल है क्राइम तक का, तो आप सिर्फ लिख दो इतना कि अजीत डोवाल एन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोवाल, और उसके आगे लिख दो शम्स, SHAMS शम्स, तो आपको उनकी स्टोरी पता लगेगी यार, क्या पर्सनालिटी थे। पाकिस्तान में भिखारी बन के इन्होंने टाइम जो है वो बिताया है, मतलब कि आप समझ रहे हो, जैसे कल को आप आईपीएस बनोगे, रिक्रूटमेंट आपका होगा, राइट? आप रिक्रूट होगे और फिर उसके बाद लेट्स से कि आप जो है वो रॉ ज्वाइन कर लेते हो, इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको भी वेरियस मिशन मिलेंगे। तो वैसे ही आईपीएस थे ये हमारे एनएसए जो आज की डेट में, राइट? और कहा यह भी जाता है कि जो उरी अटैक जो हम लोग को देखने को मिला था, जो हुआ था, फिर हमने पाकिस्तान को फोड़ा था घुस के, राइट? तो वो भी इन्हीं की प्लानिंग थी, और जितनी भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो इन्हीं की प्लानिंग के तहत हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट? बट वो कभी भी ऑफिशियली जो है वो ओपनली इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते या बोलते नहीं है। बहुत सारी चीजें देखो यार, अब एनएसए के ऊपर हमारी कंट्री नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है भाई, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी का जिम्मा इनके कंधों पे है, राइट? तो वो बहुत सीक्रेट वाली चीजें होती हैं, आप उनका वो देखिएगा वीडियो, मजा आएगा आपको देख के, राइट? अच्छा लगेगा। तो चलो, तो ये सभी कंट्रीज के एनएसए जो थे वो यहाँ पर शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अनाउंस किया गया कि अफगानिस्तान और उसकी जो टेरिटरी है, इसका उपयोग किसी भी प्रकार से टेररिस्ट को पालने के लिए नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से टेररिस्ट फाइनेंसिंग को जो है वो होने नहीं दिया जाएगा, इसको रोका जाएगा। यानी कि टेररिज्म को रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस पहला पॉइंट हमें देखने को मिली थी। और दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करो, पीस को जो है वो मेंटेन करो, शांति जो है वो मेंटेन करो, राइट? और कंट्री ने इशू किया ज्वाइंट स्टेटमेंट जिसे कहा गया दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान। तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है। ये डिक्लेरेशन किस किस चीजों पर फोकस करता है? सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान, टेररिज्म को रोकने के ऊपर फोकस करता है, इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकार जो है वो उसको सुनिश्चित करने पर काम करता है। कलेक्टिव कॉपरेशन, सभी कंट्रीज मिलकर कलेक्टिवली इस क्षेत्र पर पीस और सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी पर जो है वो फोकस करें, राइट? और यूनाइटेड नेशन के रोल की जो है वो बात करता है कि यूनाइटेड नेशन हस्तक्षेप करे, राइट?
और यहाँ पर शांति जो है बरकरार रखे, टेररिज्म को जो है वो कम करे, मतलब टेररिज्म पर रोकने के ऊपर जो है वो एक्शंस ले, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये था गाइस दिल्ली डिक्लेरेशन का पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेट स्पीच पर एक काफी अच्छा आर्टिकल है, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो सुनिएगा। एक प्ली यानी कि याचिका जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई है। एक्चुअली में दो याचिकाएं हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की गई हैं, राइट, हेट स्पीच को लेकर। पहली याचिका के अंदर कोर्ट से ये डिमांड की जा रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट निर्देश जो है वो जारी करे, डायरेक्शन जो है वो लेकर आए कि हेट स्पीच से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए, राइट। और दूसरी याचिका, दूसरी प्ली के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है वो मांगे गए हैं। कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेकर आए जो कि डील कर सकें हेट स्पीच से, क्योंकि हमारे पास जो इंडियन पीनल कोड में जो प्रोविजंस है वो पर्याप्त नहीं है जो कि हेट स्पीच से डील कर सके, राइट। और दोनों ही पेटिशनर की जो पेटिशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2020 के डिसीजन के आधार पर हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि अमीश देवगन केस के दौरान देखने को मिला है, जहां पर हेट स्पीच को लिंक किया गया है यूनिटी और फ्रेटर्निटी के वॉयलेशन से। यानी कि हमारी कंट्री की जो एकता है, जो भाईचारा है, जो यूनिटी है, राइट, उसका उल्लंघन करती है हेट स्पीच। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो सिंपल आसान शब्दों में ये चीज समझिए कि हेट स्पीच का मतलब सिंपल से ये है कि ऐसी कोई भी स्पीच, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो, लिख कर हो, बोल कर हो, राइट, पब्लिक के सामने स्पीच जो लोग देते हैं ना कई बार, ऐसी स्पीच जो कि भड़काऊ होती है, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट भड़काती है, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट भड़काती है, राइट, कंट्री के अंदर दंगे करवाती है, तो ऐसी चीज हेट स्पीच होती है। और आपको एक और चीज बता दें, जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हेट स्पीच जो है वो यानी कि इंडिया के अंदर ही कोई कर रहा हो, राइट, इंडिया में भी करते हैं। यानी कि कुछ लोग हैं जो इंडिया में इस प्रकार की कई बार बातें बोल देते हैं, कई बार मैसेजेस, टेक्स्ट वगैरह जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, राइट, जो कि आपस में कम्युनिटीज के बीच में दंगे क्रिएट करवा सकती है, दंगे करवा सकती है ना। बट इसके अलावा भी ये सब जो हेट स्पीच का जो एजेंडा होता है ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ एजेंडा, ये सरहद के उस पार से भी कई बार प्लांट कर दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है, प्लान भी नहीं, प्लांट। हमारी कंट्री में देखो, प्लानिंग तो एक होती है, अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना मतलब प्लांट कर देना। लोग क्या करते हैं, हमारी कंट्री में मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड करवाना शुरू करते हैं, राइट, सरहद के बाहर, सरहद के पार से, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कि बॉर्डरलेस है ना, नेशनलेस है, राइट। तो इन लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हमारी कंट्री में सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो हेट स्पीच फैलाते हैं, भड़काऊ भाषण वगैरह, इस प्रकार की क्लिप्स वगैरह, कुछ टेक्स्ट वगैरह, कुछ मॉडिफाई करके, कुछ वर्ड्स की हेरा फेरी करके, उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करके इस प्रकार से भेजते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है वो होना शुरू हो, कम्युनिटीज के बीच में भाईचारे की भावना, एकता की भावना जो है वो खत्म होती जाए और एक दूसरे से लोग लड़ें। तो ये वाली चीज जो है वो लिंक करी थी कोर्ट ने कि हेट स्पीच वही है जो कि हमारी कंट्री की एकता को, भाईचारे को, फेटर्निटी को जो है वो भंग करती है, राइट, ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन करती है, राइट, जो कि क्लियरली उल्लंघन है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 का। तो पूरा मुद्दा हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन घटनाओं में टारगेटेड तरीके से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन किया जा रहा है मुस्लिम्स का। यानी कि आसान और सिंपल भाषा में, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में हो, यानी कि अपॉर्चुनिटी सेंस में हो, चाहे वो सोसाइटी के सेंस में हो, मुस्लिम्स को अलग किया जा रहा है, राइट, काफी सारी रैलीज के थ्रू, काफी सारी हेट स्पीचेस के थ्रू। तो इस पर चिंता व्यक्त करते हुए पेटिशनर्स ने अपनी पेटिशन जो है वो दर्ज करी है, याचिका जो है वो दर्ज करी है। और पेटिशनर्स ने डिमांड करी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में, जिस समय मॉब वायलेंस का केस आया था और लिंचिंग के इवेंट्स, मॉब लिंचिंग के इवेंट्स भी जब हम लोग को 2018 में देखने को मिले थे, तो जब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस जारी करी थी हेट स्पीच को लेकर, तो इन पूरी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करो, लागू करो, राइट। तो ये इन्होंने मांग जो है वो करी है। तो हेट स्पीच क्या है, तो वो चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि हेट स्पीच हम लोग को क्या देखने को मिलती है। इवन लॉ कमीशन ने अपनी 267th रिपोर्ट में भी, जो हेट स्पीच के ऊपर आधारित थी, उसमें कहा था कि ऐसी कोई भी वर्ड्स वगैरह या ऐसी कोई भी चीज, अटरेंसेस वगैरह, राइट, जिसके अंदर पोटेंशियल है प्रोवोक करने का एक इंडिविजुअल को या सोसाइटी को, उकसाने का, यानी कि कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो, बोल कर, लिख कर, किसी भी चीज के माध्यम से हो जो कि उकसाती है किसी सोसाइटी को, किसी इंडिविजुअल को, कि वो टेररिज्म का एक्ट करे, दंगे करें, राइट, जेनोसाइड करें, हिंसा करें, जातीय हिंसा करें, राइट, नरसंहार करें, राइट। तो इस प्रकार की चीज, इस प्रकार की भड़काने की क्षमता रखने वाले कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी भाषण है, राइट, कुछ भी चीज हो,
तो उसको जो है वो हेट स्पीच कहा जाएगा। तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267th रिपोर्ट के अंदर भी शामिल था। अच्छा, हेट स्पीच को क्यों रोकना चाहिए, क्यों जो है वो उसे हटाना चाहिए, इस पर लगाम लगानी चाहिए? तो ऑब्वियस ही बात है, हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर दंगे की 2013 के, तो ये ट्रिगर हुआ था एक फेक वीडियो के चलते, राइट? और इसी के कारण हम लोग को देखने को मिला था कि वो हो गया था, दंगे जो है वो हो गए थे, राइट? इसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट सेंटीमेंट्स है उसको इग्नाइट करने के लिए जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, कई बार उनको वीडियो दिखाकर कुछ टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भड़काया जाता है, उनको एक दूसरे के विरुद्ध जो है वो किया जाता है, राइट? और कई केसेस में मॉब लिंचिंग हम लोग को देखने को मिलती है। मॉब लिंचिंग पता है क्या होता है? कि भीड़ ने एक को निपटा दिया, जैसे कि अब भीड़ आई। अब जैसे एक केस मैं आपको बताता हूँ, ये चला भी था, लिटरली रियल केस है, कि एक कुछ 4-5 दोस्त थे, ये इन लोगों ने मस्ती मजाक में किया था और उसके कारण से मॉब लिंचिंग हो गई थी। 4-5 लोग थे, इन्होंने, जैसे होता है ना आपस में दोस्त की मजे लेते हैं हम लोग, राइट? उसने मतलब किसी दोस्त ने एक की फोटो एडिट करी, एक एक लड़के की, अपने दोस्त की फोटो डाल दी और नीचे जो है वो लिख दिया मैसेज में, व्हाट्सएप में, कि ये बच्चे पकड़ने वाला है, जहां पर भी दिखे बिल्कुल सतर्क हो जाएं और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने पर रिपोर्ट करें, तो ये बच्चा पकड़ने वाला व्यक्ति है, इससे बचें। अब ये फोटो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि किसी गांव पे चली गई और यही लड़का जो था, ये एक गाड़ी से जो है वो निकल रहा था गांव के पास से। अब गांव के कुछ लोग ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, कह रहे यार ये वही लड़का है। इस लड़के को पकड़ा और इतना मारा और उसकी मौत हो गई। गेटिंग द पॉइंट? तो देखिए, एक फेक चीज के कारण मॉब लिंचिंग हम लोग को देखने को मिली। मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ जब निपटा दे एक व्यक्ति को, और फेक न्यूज के चलते, फेक या फिर एक मजाकिया तौर पर बस कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया था, और देखिए सोशल मीडिया में वो चीज ऐसी वायरल हुई कि उस बच्चे की जान चली गई, निर्दोष की जान चली गई, और ये मस्ती मजाक का परिणाम निकला एक। तो कभी भी आप लोग बड़े हो चुके हैं, कभी भी मस्ती करें तो उस एक हद तक ही करें। कई बार क्या होता है कि लोग मस्ती मजाक में अपनी हदें पार कर देते हैं। आपको नहीं पता यार किसको क्या चीज बुरी लग जाए, किसको कौन सा सेंटीमेंट हर्ट कर जाए, राइट? तो वो गलती मत किया करो। यू गाइस आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हो। जो भी चीज बोलो, चाहे वो मजाक में ही बोलो, मस्ती में ही बोलो, बहुत सोच समझ के बोलो, राइट? चलिए आगे की बात करें। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, वही चीज मैंने भी आपको बताई, फेक चीज के चलते लोगों की मौत हो जाती है, राइट? तो ये सब चीजें। अब क्या क्या उपाय जो है वो लिए गए? दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, बाइट डांस, राइट, तो ये एक्सप्लोर कर रही है, ढूंढ रही है कि किस प्रकार से फेक न्यूज को रोका जाए, कर्ब किया जाए इनके प्लेटफॉर्म्स के अंदर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाई अप भी किया टेक कंपनीज के साथ, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन इस प्रकार की न्यूज वगैरह जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा एजुकेट करो भैया एंड यूजर्स को, यानी कि लोगों को, सिटीजन्स को एजुकेट करो, अवेयरनेस क्रिएट करो इनके बीच में। गवर्नमेंट को जो है वो कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क लाने चाहिए, राइट? कि इंटरनेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तहत जो नुकसान होते हैं, राइट, तो उसको और डीप लेवल पर समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ्रेमवर्क लाना चाहिए। इवन लोगों की, जनता के बीच में ये जरूर अवेयरनेस लगातार फैलाते रहना चाहिए कि व्हाट्सएप पे जो भी चीज आ रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट? अगर आपको कोई भी चीज, जैसे मैं आप लोग से भी बोलना चाहता हूं, आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जहां से भी आप सुनो ना, पहले पूछा करो सोर्स कौन सा है, राइट? फिर खुद चेक किया करो कि सोर्स कहाँ का है। सोर्स देखकर ही इंफॉर्मेशन जो है वो गेन किया करो, गैदर किया करो। और जब ऑथेंटिक सोर्स हो तभी वाली इंफॉर्मेशन गाइज आपको लेनी है, राइट? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कई बार मुझे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर ऑप्शन अब खत्म होने वाला है क्या यूपीएससी में, हमें पता लगा एक वीडियो में हमने देखा। मेरा रिप्लाई सिर्फ एक सिंपल सा जाता है, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है क्या? उन्होंने सर अभी तो नहीं आया। मैंने, जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा, अपनी तैयारी करें। ये सब चीजें जो होती है ना गाइस, ये फेक चीजें जो आपको आपके पाथ से, आपकी तैयारी से आपको डाइवर्ट करती हैं। तो आपको कभी भी अपनी तैयारी से डाइवर्ट नहीं होना है इन फेक फालतू की चीजों के कारण। गेटिंग द पॉइंट? तो कभी भी कहीं से भी, जैसे कि यूपीएससी अगर कोई आपके लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, तो अगर वो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे दिखेगा तो ही उसको आपको मानना है, वरना नहीं मानना है। सिर्फ अपनी तैयारी रखो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? कई बार मैं देखता हूँ लोग इधर उधर के वीडियो देख लेते हैं। अरे ये सब फालतू के वीडियो जो हैं, जो आप देखते हो, ये सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, भटकाने के लिए। काम की चीजें करा करो बस, राइट? काफी सारे मैंने देखा ना, काफी सारे स्टूडेंट सिर्फ मतलब फालतू की चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई की जगह, बुक्स को पढ़ने की जगह फालतू की चीज में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। पहला पॉइंट, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता, फिर कंप्लेंट करते हैं हमने तो इतनी तैयारी करी, इतना टाइम दिया, फालतू निकला, कोई मतलब नहीं है, बेकार है।
फिर यूपीएससी को दोष देते हैं। यूपीएससी को मत दोष दो और दूसरों को कभी दोष नहीं देना आपको लाइफ में। दोष दो तो अपने आप को दो। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पोजिंग हेफ्टी फाइन्स, भैया फाइन लगाओ। जैसे कि जर्मनी के अंदर हो गया, सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर फाइन जो है वो सोशल मीडिया कंपनीज को फेस करना पड़ गया 50 मिलियन यूरोस तक, राइट। कि अगर वो फेल हो रही हैं इलीगल कंटेंट को अपनी वेबसाइट से रिमूव करने के लिए, तो उनके ऊपर 50 मिलियन यूरोस तक का फाइन जो है वो लगाया जा रहा है। और आज की डेट में क्या आवश्यकता है कि हेट स्पीच जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ऑब्वियस ही बात है कि इसके कारण किसी कम्युनिटी को सोसाइटी से अलग किया जा सकता है, राइट। इकोनॉमिकली उसको डैमेज पहुंचाया जा सकता है या पॉलिटिकल स्फीयर में उसको जो है वो अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो हेट प्रोपोगेंडा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये हमारी कंट्री के अंदर भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं और ये काफी ज्यादा नुकसानदायक हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। स्पेशली कुछ जाति के अगेंस्ट जो है वो किया जा सकता है, कुछ रिलीजन के अगेंस्ट जो है वो किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो इस पर सख्त जो है वो कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, राइट। कि पब्लिक अथॉरिटीज अगर जैसे कि उनको पता लग रहा है कि कहीं पर किसी प्रकार के दंगे होने की संभावना है, कोई ग्रुप जो है वो प्रोवोक हो गया है, राइट। मतलब किसी ग्रुप को जो है वो उकसा दिया गया है दंगे करने के लिए, तो तुरंत पब्लिक अथॉरिटीज को फील्ड पर आकर रोकना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कहीं पर मॉब लिंचिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस अथॉरिटी जो है सामने वाला मर जाए उसके बाद फिर एंटर करे। जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस का काम ही है बाद में आने का घटना के, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पता लग गया, खबर आई, क्योंकि देखो क्या होता है कि ऑब्वियस ही बात है यार कि दंगे कब होंगे, जब लोगों के बीच में एक साथ एक खबर जो है वो फैलना शुरू होगी। तो जब ये खबर फैल रही होती है तो उसी समय ही अथॉरिटीज को क्विक एक्शन लेने की आवश्यकता है, इसको डाइवर्ट करने के लिए, फेक न्यूज को कर्ब करने के लिए तुरंत। जैसे कि अगर फेक न्यूज बढ़ रही है तो ऑब्वियस बात ये पता तो लगता है ना कि आपस में चर्चा होने लगती है। कोई भी न्यूज है उसको लेकर आपस में चर्चा तो होती है, राइट। और कोई अगर ट्रेंड हो रही है जो कि दंगे करने के लिए जो है वो एजेंडा के थ्रू जो है वो लाई जा रही है, तो पुलिस अथॉरिटी को तो आराम से पता लग सकता है इस प्रकार की कोई भी चीज जो ट्रेंड हो रही है, राइट। या फिर कोई भी चीज किसी लोकल एरिया में भी कोई चीज ट्रेंड होती है तो आसपास के लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं। और पुलिस के पास तो ऑब्वियसली इतने सारे खबरिए होते हैं, मुखबिर होते हैं, राइट। तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, अथॉरिटीज को एक्शन ले, सिर्फ पुलिस नहीं और सभी पब्लिक अथॉरिटीज को एक्शन जो है वो लेने की आवश्यकता है। और ग्राउंड लेवल पर पुलिस, राइट, रोकने के लिए, क्योंकि उन्हीं का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस बात करेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं निजी डेटा संरक्षण विधेयक पर। तो अभी पार्लियामेंट्री पैनल ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अपने रिकमेंडेशन जो है वो जारी किए हैं। इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट को जो एग्जेम्पशन प्राप्त है, राइट, यानी कि जो छूट प्राप्त है गवर्नमेंट को इस बिल के तहत, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत, उस छूट को लिमिट करो, कम करो, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाओ, और ये भी होना चाहिए कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो किस लेवल तक प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए कि किन जगहों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लागू किया जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पर देखिए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में एक चीज तो आपको पता है कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है, राइट। कि लोगों के जो पर्सनल डेटा जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो लोगों की जो राइट टू प्रिवेसी के तहत जो चीजें हम लोग को देखने को मिली कि उनकी जो पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल डेटा जो है, तो कोई भी उनके डेटा को जो है वो मतलब ओपन ना कर पाए, उनके डेटा को एक्सेस ना कर पाए, है ना, नॉट इवन गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट। तो इसके लिए ये प्रोटेक्शन बिल जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। बट यहां पर कहा गया है कि सरकार के पास वेरियस एग्जेम्पशंस है कि सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति के डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो यहां पर यही चीज बताई जा रही है कि आप उस एग्जेम्पशन को लिमिट करो, राइट। बट देखिए ये सब चीजें तो ये बिल के थ्रू जो आ रही है वो तो अपनी जगह पर ठीक है, बट आपको एक चीज तो ऑलरेडी पता होगा गाइस कि ये बस कहने की बात होती है कि सरकार एक्सेस नहीं कर सकती किसी के पर्सनल डेटा के ऊपर। सरकार के पास सभी के मतलब चीजों का एक्सेस होता है, राइट। आपकी जानकारी में भी और आपकी गैर जानकारी में भी एक्सेस होता है उनके पास, और हमेशा से ये रहा है, ये बिल रहे या ना रहे, ये एक्सेस हमेशा से रहा है। आप देखिए खुद जब आप इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन करेंगे, राइट, जब आप रॉ वगैरह को ज्वाइन करेंगे आपके पास एक्सेस होगा, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा तक आपकी पहुंच हो जाएगी। इवन उसके मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पर वो मूव कर रहा है, वो भी तो एक किसी की पर्सनल चीज ही हुई ना, कहीं पर उसका आना जाना, राइट, उसकी पर्सनल लाइफ कि भाई वो कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पर नहीं ट्रैवल कर रहा है, पूरा एक्सेस होता है। आपकी जेब में मोबाइल फोन है, उसका इंटरनेट ऑन है, मतलब कि पता लग जाएगा कि कहाँ पर, और इंटरनेट ऑन नहीं भी है तो भी सिर्फ मोबाइल फोन की सिम के नेटवर्क के थ्रू पता लग जाता है कि कहाँ पर आप मूव कर रहे हो, राइट। और मोबाइल फोन में इंटरनेट लगा है तो बहुत सारी चीजें आजकल होती है। अभी पेगासस के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता ही है,
जो पेगासस का केस हम लोग को देखने को मिला था, मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था, वो तो जब लीक हुई रिपोर्ट्स तब पता लगा कि किन किन लोग, कौन कौन लोग जो है वो अफेक्टेड है, राइट। बट सरकार के पास सबका डेटा होता है, तो इसलिए ये जो एग्जेम्पशन वाली जो बात की जा रही है ना, पब्लिक को, कॉमन मैन को दिखाने के लिए की जाती है कि ये बिल जो है, ये कानून जो लाया है आपके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया। बट द थिंग इज कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव की बात हो या किसी भी चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सरकार के पास एक्सेस होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको डिनाई नहीं करना है। बट हाँ, रही बात मेंस के आंसर राइटिंग की, तो यस, मेंस के आंसर राइटिंग में आप लिखेंगे, अच्छी बातें लिखेंगे, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रोविजंस के बारे में मेंशन करेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, हमारी कंट्री के अंदर लोगों का डेटा जो है, लोगों की प्रिवेसी जो है, उसका सम्मान किया जा रहा है। बट एट दी एंड आप लोग आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, आप आने वाले समय के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बनोगे, राइट, आने वाले टाइम में, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास पावर होगी डेटा को एक्सेस करने की, तो आपको नेशन की सिक्योरिटी, लास्ट में एट दी एंड जब आप इस आंसर को कंक्लूड करें मेंस के, तो लिखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ एग्जेम्पशन जो है वो दिए जाने चाहिए सरकार को, जिससे कि सरकार लोगों के डेटा को एक्सेस कर सके, राइट। क्योंकि सिर्फ यही वाला क्लॉज अगर आप लिख दोगे, नेशन सिक्योरिटी वाला क्लॉज डेटा को एक्सेस करने का, तो भी बहुत है, क्योंकि आप एक अच्छे रीजन के लिए जो है वो लिख रहे हो, है ना। अच्छा रीजन, नेशन सिक्योरिटी, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, राइट, कि इसके लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि डेटा की ब्रीच होना तो है ही, तय ही है, पक्का ही है। चलो एनीवेज, तो गवर्नमेंट बी एग्जेम्प्टेड ओनली अंडर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट प्रोसीजर। तो सरकार को केवल तभी जो है वो छूट दी जानी चाहिए जब वो न्याय संगत हो, निष्पक्ष हो, उचित हो और यथोचित प्रक्रिया के तहत हम लोग को देखने को मिले। एंड गवर्नमेंट की नॉन पर्सनल डेटा, सरकार जो है वो अपने पास नॉन पर्सनल डेटा जो है वो रखती है, इंक्लूडिंग एनोनिमस डेटा आउटसाइड द परव्यू ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब देखो, सरकार के पास सेंसस में जो सर्वे जो कंडक्ट होता है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन होती है सरकार के पास, तो हर एक इंडिविजुअल की, आपके घर में आपकी इनकम क्या है वो वाली इंफॉर्मेशन भी सरकार के पास होती है। इससे ज्यादा पर्सनल और चीज जो है वो क्या बात कर रहे हैं, राइट। इवन आज की डेट में जो हेल्थ कार्ड्स वगैरह जो बन रहे हैं, धीरे धीरे कंट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। आपके फोन में तो ऑलमोस्ट सभी आपके डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं, है ना। तो सरकार, आप कितना भी सोचो कि अरे मैं तो आईफोन यूज कर रहा हूँ, सिक्योरिटी है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, राइट, बट सब टूट जाता है सरकार के हाथ में, मतलब सब सब चीज रहती है उनके पास, ये सब एक्सेस कर, और इवन इन फ्यूचर आपके हाथ में ये सब चीजें रहेंगी, है ना। तो जब भी अपने आंसर को लिखो तो अपने आप को एज अ ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, क्योंकि कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कॉमन मैन सिर्फ कंप्लेन करते हैं, कॉमन मैन सिर्फ बोलते हैं कि अरे यार सरकार ने ये कर लिया, सरकार ने वो कर लिया, सरकार ने ऐसा कर लिया, सरकार ने वैसा कर लिया, है ना। तो आपको क्या करना है, आप ब्यूरोक्रेट्स हो, आप ऑफिसर्स हो, आने वाले समय में आपको कंप्लेन नहीं करनी है, राइट। आपको सोल्यूशन निकालना है और आपको ब्यूरोक्रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है, क्योंकि कल को आप ही जो होगे, अगर आप इंटेलिजेंस में चले गए, आपको इंटेलिजेंस में अगर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यार आपको खुद ही ब्रीच करना होगा, लोगों के डेटा को उल्लंघन करना होगा, ये सब चीजों के, लोगों के डेटा को निकालना होगा, लोगों की पर्सनल फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा, ना चाहते हो भी, क्योंकि आपकी ड्यूटी होगी। क्योंकि क्या पता कोई एक व्यक्ति है, मान लिया कि उसके ऊपर शक है कि वो नेशन की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, तो शक के तौर पर भी आपको देखना तो पड़ेगा ही ना यार, ये कंफर्म करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो क्लीन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर आप कार्रवाई करेंगे, उसको कैप्चर करेंगे, राइट, एक मिशन के थ्रू। चलो एनीवेज, तो ये सब तो बात की कहानी है। अभी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए ये सब चीजें मैंने आपको बताई। ये ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है वो रेफर किया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 2019 में ही। इनको टास्क दिया है कि ये एक रिपोर्ट जो है वो अपनी तैयार करें और रिकमेंडेशन जो है वो दें इस बिल से रिलेटेड। तो कुछ रिकमेंडेशन इनकी सामने आती आ रही है, और इस पर्टिकुलर बिल के अंदर क्लॉज 35 जो है वो काफी ज्यादा कंटेंशियस हम लोग को देखने को मिलता है, विवादास्पद देखने को मिलता है इसके अंदर। क्लॉज 35 इस ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर, इसमें अलाउ किया गया सरकार को और उसकी एजेंसीज को कि ब्लैंकेट एग्जेम्पशन मिल जाए, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, उनको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए डेटा प्रोटेक्शन बिल से। मतलब कि वो किसी भी व्यक्ति के पर्सनल फाइल को एक्सेस करें और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एजेंसी जैसे कि आधार अथॉरिटी, यूआईडीआई, इसके बारे में भी कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनको ऑलरेडी जो है वो इस बिल के तहत एग्जेम्प्ट कर दिया जा चुका है। एंड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की बात करें गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है बी एन श्री कृष्णा, एक कमिटी थी बी एन श्री कृष्णा कमेटी, राइट। तो इस कमिटी ने जो है वो अपनी जब रिपोर्ट तैयार करी और उसी रिपोर्ट के आधार पर ये बिल जो है वो लाया गया। तो याद रखिएगा, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो हमें देखने को मिल रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये किस कमेटी
के रिपोर्ट के ऊपर तैयार किया गया, या किस इसका ओरिजिन जो है वो किस कमिटी से एसोसिएटेड है, या किस कमिटी ने रिकमेंड जो है वो इसके बारे में किया, तो बी एन श्री कृष्णा आपको ध्यान में रखना है। ये कमिटी जो है वो सरकार के द्वारा बनाई गई थी जब राइट टू प्रिवेसी का जब मामला सामने आया था। राइट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्रिवेसी को जो है वो ऐड किया, और किस केस में, के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। मैं अक्सर यूपीएससी के स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको केस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ केस इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंडमार्क केसेस होते हैं, तो इनको तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो उनमें से एक ये पुट्टा स्वामी का केस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो बिल है 2019 का, इसके अंदर 3 पर्सनल इंफॉर्मेशन रखी गई है। एक तो गंभीर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, एक सेंसिटिव संवेदनशील, और एक जनरल इंफॉर्मेशन। अब जनरल के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल नाम हो गया, राइट, फोन नंबर भी हालांकि संवेदनशील में आ जाएगा, सेंसिटिव में आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अपना फोन नंबर देना पसंद नहीं करते, अपनी पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना पसंद नहीं करते, ये सब चीजें, राइट। तो ये सेंसिटिव और जनरल की चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर क्रिटिकल मतलब कि कुछ इमेजेस, कुछ फोटोज, आपके डॉक्यूमेंट्स, इवन कई केसेस में आपका जो इनकम, राइट, तो ये सब चीजें भी हम लोग को देखने को होती है, लोग नहीं बताते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इस 3 प्रकार की चीजों पे डील करता है ये पर्टिकुलर बिल। और क्या की प्रोविजन इस बिल के हम लोग को देखने को मिल रहा है। डेटा प्रिंसिपल की बात करें तो एक इंडिविजुअल, इस बिल के तहत एक इंडिविजुअल जिसका डेटा जो है वो स्टोर और प्रोसेस किया जाता है, तो वो डेटा प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। मतलब डेटा किसको माना जाएगा, किस डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, ऐसा डेटा जो कि स्टोर होता है और प्रोसेस होता है, यानी कि ऑनलाइन हम लोग को देखने को मिलता है। और सोशल मीडिया कंपनीज, राइट, तो जिनके पास इस प्रकार के डेटा है, पहले तो देखा जाएगा कि सोशल मीडिया कंपनी कितनी बड़ी है, उसका टर्नओवर जो है वो क्या है, राइट। फिर उसके बाद उसको बताया जाएगा कि किस प्रकार से उसको अपने खुद के मैकेनिज्म्स को जो है वो तैयार करना है इस प्रकार के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर भी बताया जा रहा है कि एक डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी होगी, राइट, जो कि पूरी तरह से असेस करेगी, ऑडिट करेगी, राइट, और डेफिनेशन बनाएगी कि किस प्रकार से डेटा होना चाहिए, किस चीज को उल्लंघन की कैटेगरी में रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा, राइट। तो उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाने की बात की जा रही है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाने की बात की जा रही है। और हर एक कंपनी के पास अपना खुद का एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि हेल्प करेगा डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी को, राइट, कि जब भी डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी को कभी भी अगर लगता है कि ये फलाना पर्टिकुलर डेटा जो है, राइट, मतलब कंप्लेन आती है कि मेरा डेटा जो है वो लीक हो गया है, या इस डेटा को आप हटाएं, ये गलत इंफॉर्मेशन मेरे बारे में भेजी जा रही है, सोशल मीडिया में अपलोडेड है, तो उसको हटाएं। तो राइट टू बी फॉरगेटन वाला जो क्लॉज हम लोग को देखने को मिलता है ना, राइट टू बी फॉरगेटन का, वो भी इसी के अंदर, इसी के तहत शामिल है। तो ये डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो सोशल मीडिया कंपनीज के होंगे, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन के तहत ये वेरियस जो अगर ग्रीवियंसेस आते हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह जो आते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह जो आती हैं, उसको रिजॉल्व करेंगे, और इस प्रकार के डेटा को हटाने के लिए काम करेंगे, या फिर ये चेक करेंगे कि ये डेटा जो है उसको हटाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये भी एक अगेन एक विवाद वाली चीज जो है वो आ गई है कि एक व्यक्ति, मतलब उसके लिए डेटा जो है वो कितना सेंसिटिव है वो खुद नहीं बताएगा, एक ऑफिसर बताएगा, राइट, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बताएंगे। तो ये वाली चीज एक गलत है एक प्रकार से अगर देखे जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पब्लिक में, जैसे कि पब्लिक में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली बक दी, और इसका एक वीडियो जो है वो शूट हो गया, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है जिसको गाली पड़ी है, अब भैया ऑब्वियस ही बात है कि ये तो उसकी डिग्निटी के खिलाफ हो गया। अब कुछ लोग होते हैं जैसे उनको कोई गाली बक दे तो फर्क नहीं पड़ता है, कितने सारे एक्टर्स हैं, राइट, और कुछ लोग होते हैं रिएक्ट करते हैं, जैसे आप लोग हो, आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हो, होगा आपको बहुत सारे लोग गाली बकेंगे, नेचुरल सी बात है, राइट, होता है। आपको अगर लोग पसंद है, जैसे मैं ही हूँ, मैं ये लेक्चर्स क्रिएट करता हूँ, कुछ लोग को बहुत पसंद आता है, कुछ लोग को नहीं आता है ना। तो आप किसी की पसंद को चेंज तो कर नहीं सकते, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सबको चुप कराते बैठो कि नहीं 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 तुम गाली मत बको, या फिर अगर मैं कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूँ जिस जो कि एक कंट्रोवर्सी जो है वो होगी उससे रिलेटेड, राइट, अब वो उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो अलग अलग अकाउंट्स में जो है वो अपलोड हो गई हैं। अब उसको मैं चाहूं कि सब जगह से डिलीट करवाऊं, राइट, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अरे यार ये तो गलत जो है वो हो गया, मेरे खिलाफ लोग अब गाली बक रहे हैं, मेरे खिलाफ लोग गलत चीज सोच रहे हैं इस वीडियो के कारण, तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। अब ये चीज मैंने सोची कि वो गलत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति ने सोचा कि भैया उसको गाली पड़ गई, मतलब उस देखो मार्केट में उसकी बदनामी हो रही है, सभी लोग सुन रहे हैं कि यार उसको गाली पड़ते हुए, राइट। अब ये चाहते हैं कि ये वीडियो जो है वो हटा दिया जाए। अब डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोलता है कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है यार, गाली बकती क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। तो वो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी उसको समझा रहा है बैठ के, ये चलता है भाई, ये तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात यही है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज कितनी सेंसिटिव है, वो स्वयं व्यक्ति डिसाइड नहीं कर रहा है, वो एक ऑफिसर डिसाइड कर रहा है। भाई पता लगे कि उसको इतना ज्यादा बुरा लग गया कि वो कल को सुसाइड कर ले, फिर उस सुसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। एक मिनट।
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? उस सुसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दिस इज द मेन थिंग, राइट, मेन इशू जो कि इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। यही सेक्शन 35, एक तो सेक्शन 35 हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमें देखने को क्लियरली ये देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर जो है वो दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून के कुछ या फिर सभी के सभी प्रोविजन को जो है वो हटा सकती है, राइट, अपनी एजेंसीज के लिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स एजेंसी जो है वो ब्रीच कर सकती है इस बिल को और पर्सनल डेटा के किसी के भी एक्सेस कर सकती हैं। तो यही सब चीजें हैं, बताया जा रहा है कि ये दो धारी तलवार हम लोग को देखने को मिल रही है। एक तरफ तो प्रोटेक्शन देती है हमारी कंट्री के सिटीजन को, दूसरी तरफ उनको डर लगता है कि सरकार के पास तो ऑलरेडी एक्सेस ही होगा उनके पर्सनल डेटा का, पर्सनल चीजों का। आप जो भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जो आप सर्व करते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, राइट, आप भी जानते हैं इनकॉग्निटो मोड क्यों यूज करते हैं एडल्ट्स, यू नो वेरी वेल, राइट, और ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ओपनली इस पर अपन बात कर सकते हैं। क्यों करते हैं ये लोग इनकॉग्निटो मोड को ओपन क्यों करते हैं, वीपीएन का यूज जो है वो क्यों करते हैं? उनको लगता है कि सरकार को नहीं पता या आपके जो सर्विस प्रोवाइडर उनको नहीं पता कि आप कौन सी वेबसाइट जो है वो सर्व कर रहे हो। सब पता रहता है बॉस, इन्फॉर्मेशन सबको रहती है कि आप अपने कंप्यूटर पे क्या चीज देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, और ये इन्फॉर्मेशन कुछ समय तक उनके पास भी सेव्ड रहती है, राइट। तो ये वाली चीज है, तो कभी भी नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसी चीज सर्च करें तो 100 बार सोचें, उसके बाद फिर सर्च करें, राइट। चलो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और हालांकि अभी ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ है, इस पर अभी भी चर्चा चल रही है, जिसमें मैंने आपको बताया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल या पैनल के पास ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, उस पर ये रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं। गाइस बताया जा रहा है कि साइबर क्राइम जो है वो पेंडेमिक के समय पर 500 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो होनी, ये पता ही है हमें, हम जानते ही हैं। कोरोना वायरस के समय पर एकदम से इंटरनेट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। वर्क फ्रॉम होम के कारण भी इंटरनेट एक्टिविटीज काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गई हैं, राइट। पेमेंट सिस्टम्स भी आज की डेट में लोग बाग जो है वो कैश की जगह जो है वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना। इवन छोटी छोटी मतलब जैसे दुकानों की भी अगर हम बात करें, राशन वगैरह की, जनरल स्टोर्स वगैरह की, राइट, तो वहां पर भी क्यूआर कोड के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि द रीजन बीइंग कि लोग बाग टच वगैरह नहीं करना चाह रहे हैं, दूरी बनाए रखना चाह रहे हैं। बट हाँ, हालांकि आज की डेट में तो अब ये हैबिट जो है वो अब लोगों की बन गई है, और ये अच्छी बात है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बट द मेन कंसर्न एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि हमारी कंट्री के अंदर सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। अभी भी हम लोग की कंट्री के अंदर अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, कि वो उतनी सॉलिड नहीं है। इस पर काम किया जा रहा है। और 14th एडिशन जो C0C0N का हम लोग को देखने को मिला, ये एनुअल साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग कॉन्फ्रेंस होती है। ये ऑर्गेनाइज की गई केरला पुलिस के द्वारा, राइट। इसका 14वां एडिशन हम लोग को देखने को मिला। इस इवेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है हमारे जनरल बिपिन रावत जी, इन्होंने जो है वो व्यक्त किया कि हमारी कंट्री के अंदर साइबर अटैक्स बहुत तेजी से होते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की सख्त आवश्यकता है। और साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है गाइस? क्योंकि वही चीज मैंने आपको बताई कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो बढ़ गया है, राइट, कोरोना वायरस के बाद। और हमें देखने को मिल रहा है डिजिटल पेमेंट्स में राइज जो है वो हो गया है, बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिली है, राइट। और इसी कारण साइबर क्राइम जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नजर आते जा रहे हैं। और ऑलमोस्ट 500% बढ़ गए हैं पेंडेमिक के दौरान इंडिया में साइबर क्राइम्स। तो ये वाला फिगर, ये वाला पॉइंट जो है, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो मेन्स के लिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो डील करता है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से, और ये पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है, यानी कि पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि पर्याप्त नहीं है, राइट, कि वो साइबर क्राइम से प्रॉपरली डील कर सके, जो कि आज की डेट में नए 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 चेंजेस जो साइबर क्राइम में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, नई नई चीजें जो आती आ रही हैं, जो मोडस ऑपरेंडी जो हम लोग को बिजनेस का देखने को मिल रहा है, और स्पेशली क्राइम्स का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, साइबर स्पेस का जो देखने को मिल रहा है, राइट, जो उसमें जो नए चेंजेस आए उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आईटी एक्ट 2000 जो है वो नहीं है, राइट। तो इसलिए कुछ नए फ्रेमवर्क्स को लाने की आवश्यकता है। एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो लाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए भी, साइबर क्रिमिनल्स जो आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं, राइट, तो ये हमारी नेशन की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है ना। तो इसको डील करने के लिए एक फ्रेमवर्क लाने की आवश्यकता है, स्ट्रेटजीज बनाने की आवश्यकता है। उभरते हुए जो खतरे हम लोग को नई नई टेक्नोलॉजी से देखने को मिल रहा है, जैसे कि ड्रोन्स हो गया, रैंसमवेयर हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हो गई, राइट। तो क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से हर चीज जो है वो कनेक्टेड है। दुनिया के एक कोने में बैठा व्यक्ति दूसरे कोने पर कब क्या कर दे, राइट, तो वो आप जो है वो कह नहीं सकते हो। और पूरी चीज जब ऑलरेडी इंटरनेट से जब कनेक्टेड हो, तो एक ही क्लिक पर जो है वो बहुत बड़ी तबाही भी जो है वो हो सकती है ना। तो इसलिए हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को आज की डेट में स्ट्रेंथन करने की, मजबूत बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्टेप्स क्या क्या लिए हैं सरकार ने? तो ऑनलाइन साइबर
क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया, एक वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च करी जिसपे कंप्लेन दर्ज की जा सकती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, गैंग रेप, इमेजिनरीज के से रिलेटेड, राइट, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट से रिलेटेड, यानी कि ऐसा कंटेंट जो कि मतलब इस प्रकार की चीजें जो है वो दिखाता है, राइट, हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इवन देखिए आप लोग के हाथ में भी है, पता है एक चीज, जैसे यूजर्स को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं होती यूजर्स में। आपके पास जब भी आप देखेंगे कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति आपको मैसेज कर रहा है, कुछ फोटोज वगैरह भेज रहा है, या कोई आपने ऑनलाइन कोई वीडियो देखा, अगर आपको लगा कि यार ये वीडियो ठीक नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। आप देखिए अभी यूट्यूब पर ही नीचे आप देखिए जहां पर एक ऐसे डॉट डॉट करके कुछ बना होगा नीचे, लाइक बटन जहाँ पे होता है, सब्सक्राइब जहाँ पर होता है, वहीं पर आप देखिए वीडियो के साइड में एक या फिर एक फ्लैग जो है वो झंडा जो है बना होगा, राइट, तो वहां पर या फिर चेक करिए कहीं पर रिपोर्ट लिखा होगा, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि ये वीडियो जो है वो किस टाइप का है, राइट, इसमें क्या ऐसा कोई कंटेंट है क्या जो मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है क्या, तो ऐसी चीजें इसमें लिखी रहती है, राइट, दंगा तो नहीं जो है वो प्रोवोक कर रहा ये वीडियो, तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, है ना, तो उस ऑप्शन पे मार्क करके आप जो है वो रिपोर्ट कर सकते हो उस वीडियो को। और जैसे ही आप उस वीडियो को रिपोर्ट करेंगे, आप जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को रिपोर्ट करते हैं, वो एक उनकी जो क्वांटिटी होती है एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये मैन्युअली डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, यानी कि यूट्यूब के पास मैन्युअली चला जाएगा वो वीडियो, यूट्यूब के ऑफिशियल्स उस वीडियो को देखेंगे और फिर अप्रूव करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, कहीं वाकई में ये दंगा क्रिएट तो नहीं कर रहा, दंगा क्रिएट करेगा तो उस वीडियो को डाउन कर देंगे और जो यूजर है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसकी डिटेल्स जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अथॉरिटीज को भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो चलता है ना। और हम लोग एक स्कीम भी लेकर आए जिसके तहत हमने I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश किया, लॉन्च किया, राइट। और ये जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, तो जो भी इशू साइबर क्राइम से रिलेटेड हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, राइट, कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, यानी कि अलग अलग अथॉरिटीज के बीच में। हमने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी जो है वो स्टैब्लिश किया, राइट, जितनी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री के अंदर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट आता है या कोई भी यानी कि साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम अटैक होता है उनके ऊपर, तो तुरंत उन्हें जो है वो रिपोर्ट करना है CERTIN को, है ना। फिर हम साइबर स्वच्छता केंद्र जो है वो लेकर आए, राइट, बॉटनेट क्लींजिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर, राइट, इसे लॉन्च किया गया कि जो कि डिटेक्ट करने का काम करती है जितने भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स है, मैलिशियस प्रोग्राम जो हम लोग को वायरसेस वगैरह, राइट, मालवेयर वगैरह जितने भी ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो ये उसको एंड करें, हटाए हमारी कंट्री से। और फ्री टूल भी जो है वो लाया गया ऐसे प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए, राइट। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो है वो तैयार किया साइबर अटैक्स को, साइबर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो ये सब चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स जो है वो लिए हैं। अब आगे क्या करना चाहिए, तो रेगुलरली हमें अलर्ट्स एडवाइजरी इशू करनी चाहिए, अवेयरनेस इशू करने चाहिए, राइट, पब्लिक के बीच में। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, ट्रेनिंग करना है लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल्स की, प्रोसिक्यूटर्स की, जुडिशियल ऑफिसर्स की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल जो है उनको हमें जो है वो शामिल करना है, जो कि साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, मामले जो है उसको डील कर सके, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा आगे की चर्चा करें तो हमें साइबर फॉरेंसिक फैसिलिटीज को इंप्रूव करना है, इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करने की आवश्यकता है। फाइनली पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, तो ये स्टेट सब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पता है ना ये बात सभी को कि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हमारे पास 7 शेड्यूल के तहत यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, स्टेट जो है उस पर कानून बनाती है। तो हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए, इस प्रकार के क्राइम्स होते हैं उसके लिए। तो स्टेट को जो है वो आगे आने की आवश्यकता है, स्टेट को जो है वो कानून बनाने की आवश्यकता यहाँ पर बताई जा रही है, राइट, एक्शंस लेने की आवश्यकता यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गाइस, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए काम का है। क्वेश्चन ये बनेगा, अब आप मुझे इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडलाइन में कि केंद्र ने अलाउ किया है 7 राज्यों को और ज्यादा बोरो करने के लिए, अतिरिक्त लोन लेने के लिए, ऋण लेने की अनुमति दी है। मतलब कि ये चीज क्लियरली बताई जा रही है कि केंद्र अलाउ कर रही है राज्यों को लोन क्या करने के लिए, लेने के लिए। तो आपको इस टाइटल से क्या चीज समझ में आई? तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, यानी कि एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ये है कि केंद्र सरकार, हमें देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार अलाउ करती है राज्यों को
बोरो करने के लिए, या फिर केंद्र सरकार परमिशन देती है राज्यों को बोरो करने के लिए, क्या ये सही होगा या गलत होगा? बताइए। स्टेटमेंट भी यही लिखा हुआ है। तो अगर आप नो बोल रहे हैं तो आपने अभी गड़बड़ी कर दी स्टेटमेंट को सुनने में। मुझे पता है कि शायद आप नो इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट मैंने आपको सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया है कि केंद्र अलाउ कर रही है राज्यों को, या केंद्र परमिशन दे रही है राज्यों को बोरो करने की। तो केंद्र देती है परमिशन, इसमें कोई गलत तो नहीं है ना। अगर ऐसा स्टेटमेंट होता कि केंद्र जो है वो ये मैंडेटरी है राज्यों के लिए, राइट, ये अनिवार्य है राज्यों के लिए लोन लेने से पहले केंद्र की परमिशन लेना, तो वो गलत हो जाता। ये कुछ ही राज्यों के लिए या कुछ कंडीशन के ऊपर आधारित ये राज्यों के लिए अनिवार्य है केंद्र से परमिशन लेना अगर उन्हें लोन लेना है तो। अब इसको बहुत आसान शब्दों में आप समझो। देखिए, कोई स्टेट को अभी भूल जाते हैं, ठीक है, एक दोस्तों की बात करते हैं। एक एक्स लड़का है और एक वाई लड़का है, ये दोनों की दोस्ती है आपस में, ठीक है। अब वाई ने एक्स से जो है वो लोन लिया, इसने बोला कि यार देना यार मुझे 1 करोड़ रुपए उधार दे, तो इसने एक्स ने वाई को 1 करोड़ रुपए उधार दे दिया, ठीक है। अब ये उधारी में है ये व्यक्ति, ठीक है, ये वाई जो है वो उधारी में है किसकी? एक्स की। अब हमें देखने को मिल रहा है कि अब इसको और पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, राइट। तो अब एक्स जो है वो नहीं चाहेगा कि वो किसी तीसरे व्यक्ति से जो है वो लोन ले। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये क्यों? भैया इसने इसी का पैसा नहीं चुकाया तो दूसरे का लेकर उसको भी खा जाएगा, और इसका पैसा तो फिर कभी मिलना ही नहीं, क्या पता फिर दूसरे का पैसा चुका दे रहा है, इसकी बैंड बच जाए, है ना, इसको पैसा ही ना मिले। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि जो भी स्टेट, जिन भी राज्यों ने केंद्र से, सेंटर से उधारी ले रखी होगी, और उन राज्यों को अगर और पैसा चाहिए, और ऋण चाहिए, और लोन चाहिए, तो केंद्र से उन्हें परमिशन लेनी होगी और ऋण लेने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर हो गई बातें? सिर्फ इतनी सी चीजें समझने वाली बॉस। देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने परमिशन दी है 7 राज्यों को कि वो बोरो कर सकती है एडिशनल 16,691 करोड़ रुपीस, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो 45% अपने टारगेट को अचीव करना होगा। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, राइट, केंद्र की। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप और अच्छे से समझोगे, पहले ये वाली चीज पढ़ लो आप। क्वेश्चन क्या है कि वाई डू स्टेट्स नीड सेंटर्स परमिशन वाइल बोरोइंग? राज्यों को ऋण लेने हेतु केंद्र से अनुमति की आवश्यकता क्यों होती है भाई? तो क्या ये मैंडेटरी होता है, क्या ये अनिवार्य होता है सभी स्टेट्स के लिए? तो अनिवार्य नहीं होता है सभी स्टेट्स के लिए। ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के लिए अनिवार्य होता है जिन स्टेट्स को पहले से, यानी कि केंद्र का लोन प्राप्त हो। यानी कि राज्यों को ऋण लेने हेतु केंद्र की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है उन राज्यों को जिन पर केंद्र सरकार का पिछला बकाया होने का मामला है। मतलब कि जिन स्टेट्स ने केंद्र से पहले लोन ले रखा है, पहले ऑलरेडी लोन ले रखा है, उसको और अगर लोन चाहिए कहीं से भी या सेंटर से ही, तो उसे फिर सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी ही, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। सभी राज्यों को नहीं है, सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी केंद्र से लोन जो है वो पहले से ले रखा है। तो आर्टिकल 293 क्लॉज 3 के तहत। अब देखिए, ये सब जो लोन्स वगैरह जो होते हैं, राइट, जब लिए जाते हैं स्टेट के द्वारा और उनको अगर और लोन चाहिए तो सरकार बोलती है और लोन तो मिल जाएगा, बट ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका दोस्त है, अगर वो किसी और से जो है वो लोन लेना चाह रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि बेटा तुझे लेना है ना, तो एक काम कर, ले तो ले, बट ये तेरी BMW मुझे दे दे अभी, राइट, ये टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ये दे दे यार मुझे, तू ले ले, उससे लोन ले ले, बट ये चीज मुझे दे दे, फिर ले लेना, एक काम करना, ठीक है। BMW 50 लाख की होगी, 40 लाख की होगी, है ना, वो बोलेगा कि चल एटलीस्ट 40% तो मेरी रिकवरी हो। तो ऐसे ही केंद्र क्या बोलती है? केंद्र बोलती है हम तुम्हें कुछ टारगेट्स देंगे। अब इनके टारगेट्स में होता है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, राइट, कई बार स्वच्छता से रिलेटेड टारगेट्स होता है, तो इनके अलग अलग टारगेट्स होते हैं। तो इन्होंने स्टेट को टारगेट दे दिए कि आपको ये अर्बन टारगेट्स वगैरह, राइट, कि आपको ये सब टारगेट जो है वो अचीव करना है, फुलफिल करना है। तो अगर वो स्टेट अपने टारगेट को अचीव कर लेती है एटलीस्ट 45%, यानी कि अभी के केस में 45% स्टेट ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, तो वो एलिजिबल हो गई है किसके लिए? बोरोइंग्स के लिए, यानी कि लोन लेने के लिए। और इसमें ऐसी स्टेट्स हैं जो छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इन्होंने अपने टारगेट्स को फुलफिल कर लिया, और ये वो स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स ने केंद्र से लोन ले रखा है, राइट। तो अब ये और एक्स्ट्रा बोरोइंग्स के लिए जो है एलिजिबल हो गई है, राइट, और पैसा जो है उधार ले सकती है ये। एंड इन प्रैक्टिस में, राइट, केंद्र सरकार जो है इसके पास हम लोग को देखने को मिलती है कि पावर होती है कि ये फाइनेंस कमीशन को जो है वो रिकमेंड कर सकती है कि किस राज्यों को अलाउ करना है या नहीं करना है। इसलिए तो अभी फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसने जो है वो अभी
ये घोषणा करी है कि इन राज्यों को एक्स्ट्रा बोरोइंग, एक्स्ट्रा लोन जो है वो मिल सकेगा, और हर एक स्टेट, हर एक सिंगल स्टेट जो है वो केंद्र के कर्जे में है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीज है, सिर्फ वो साथ नहीं, हर एक स्टेट केंद्र के कर्जे में। तो डज सेंटर हैव अनफेटेड पावर टू इम्पोज कंडीशन अंडर दिस प्रोविजन? तो देखो, केंद्र के पास क्या बिल्कुल, आप वो बोलते हैं ना, अंधाधुंध पावर है क्या, राइट। यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं कि ऐसी पावर, मतलब कि कुछ भी उठाकर टर्म्स एंड कंडीशन दे दे, यानी कि जैसे स्टेट है, स्टेट के ऊपर अगर केंद्र ने स्टेट को लोन दिया तो कैसी भी कंडीशन जो है वो क्या केंद्र जो है वो स्टेट पर लगा सकती है? तो नहीं, ना ये प्रोविजन कहता है, राइट, ना ही कभी हम लोग को ऐसा कोई मतलब जुडिशियल ऑर्डर देखने को मिला, यानी कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर देखने को मिला जो कि इस कंडीशन के बारे में बात करता है। ये तो इन जनरल चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि जो कि हमें नजर आती है कि केंद्र सरकार जो है वो कुछ कंडीशन देती है, और ये हेल्दी कंडीशन होती है, जैसे कि आपकी आपकी स्टेट के अंदर आप स्वच्छता के लेवल को इंक्रीज कर दो, राइट, स्वच्छ भारत, यानी कि इसकी जो स्कीम्स होती है ना, कुल मिलाकर केंद्र की जो स्कीम्स होती है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ऐसे टारगेट जो है वो दे देती है। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है, दैट्स इट, राइट, सिंपल सी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और हालांकि इसमें और कुछ ऐसा नहीं है कि केंद्र जो है वो मतलब कब कंडीशन इम्पोज करती है। तो ये तभी कंडीशन इम्पोज करती है जब ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट की सहमति हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि स्टेट एक तो स्टेट क्या करेगी, स्टेट को बोरो करना है तो ये बोल देती है कि आपको अगर बोरो करना है, लोन लेना है, तो आप ये कंडीशन को फुलफिल करें, राइट, तब जाके हमें देखने को मिलता है, राइट। और रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं वो क्या, किस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो ऑब्वियस ही बात है, ये इस प्रकार की कंडीशन इसलिए लगाई गई है केंद्र से बोरो करने वाली, क्योंकि नेचुरल चीज है यार कि केंद्र को भी जो है वो डर रहता है, केंद्र को भी ये डर है कि ये स्टेट जो है वो दिवालिया ना हो जाए, यानी कि इसकी बैंड ना बच जाए, स्टेट की इकोनॉमी जो है वो उसकी एकदम गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की अगर हम लोग बात करें, पूरे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर स्टेट्स अलग थोड़ी ना, स्टेट्स ऑब्वियस ही बात है ऑल ओवर इंडिया का ही हिस्सा है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, कॉजी फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, तो हमें ही संभाल के चलना है, हमें ही देख के चलना है। ऐसा थोड़ा है कि एक स्टेट इकोनॉमिकली जो है वो सफर करे और फिर उसके बाद, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन सिटीजन तो एक ही है ना हमारे पास, एक ही सिटीजनशिप है, एक ही कंट्री, मतलब अगर पूरे इंडिया की एक ही सिटीजनशिप हम लोग को देखने को मिल रही है, स्टेट वाइज सिटीजनशिप तो है नहीं ना, सिंगल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल के ऊपर हम आधारित है, राइट। अगर आप बात करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप है तो इंडियन सिटीजन ही ना, राइट। और इंडियन सिटीजन, हर एक सिटीजन के पास जो है वो अधिकार है। अब अगर किसी स्टेट में कोई सिटीजन रह रहा है और वो स्टेट के अंदर बैंड बच चुकी है, इकोनॉमिकली वो स्टेट सफर कर रही है, राइट, पीछे है, तो ऑब्वियस ही बात है केंद्र सरकार ही जो है, और वही तो मदद करेंगी ना, वही तो उसको उठाने का प्रयास करेंगी, उस स्टेट की इकोनॉमी को रिकवर करने का प्रयास करेंगी, उस स्टेट को हेल्प करके, उस स्टेट में पॉलिसी चेंज करके, राइट, नई नई पॉलिसीज लाकर, या कई बार उसको लोन देकर, वहां पर पीएसयूज वगैरह जो है वो स्टैब्लिश करके, कि जिससे कि वो बिजनेस कर सके, अपनी इकोनॉमी को जो है वो इंप्रूव कर सके, इंक्रीज कर सके, है ना। उसको अलाउ करेंगी कि वेरियस छूट जो है वो उसको मिलेगी, उस स्टेट को, वेरियस चीजों से, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चीज है गाइस, पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आरबीआई का एक नया इनिशिएटिव है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किए हैं 2 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव आरबीआई के, यानी कि ऐसे इनिशिएटिव जो कि कस्टमर्स को बहुत हेल्प करने वाले हैं। आरबीआई बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल से आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जब भी अगर बैंकिंग सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी होती है, एनोमलीज, कोई भी खराबी होती है, तो आप जो है वो कहां पर जाते हैं? ओम्बड्समैन के पास जाते हैं कंप्लेन करने, राइट। यानी कि आपको अगर बैंक की अगर कंप्लेन करनी है तो आप किसके पास जाएंगे? लोकपाल के पास जाएंगे, ओम्बड्समैन के पास जाएंगे। तो 2 स्कीम जो है वो एक्सपेंड कर रही है। एक तो पहली बात हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट के स्कोप को, और दूसरा कि कैपिटल मार्केट जो है वो और एक्सेसिबल जो है वो बन सके, और इन्वेस्टर्स के लिए एक मार्केट जो है, एक प्लेटफॉर्म जो है इन्वेस्ट करने का, वो और भी ज्यादा सिक्योर जो है वो हो सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या? तो ये आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है, इसका मेन एम क्या है? एनहेंस करना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक्सेस जो है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का जो एक्सेस है वो रिटेल इन्वेस्टर्स तक मिल सके। हालांकि जब ये शुरू हो रही थी तब काफी समय पहले हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी कि आरबीआई एक ऐसी प्लेटफॉर्म जो है वो लेकर आने वाली है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज डायरेक्टली पब्लिक जो है वो परचेज कर सकेंगी डायरेक्टली, है ना।
तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योरिटीज में किया जा सकता है, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इशू करती है पब्लिक के द्वारा, रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा, राइट। और इन्वेस्टर जो होंगे उनको इजीली वो अपना ओपन कर सकेंगे अकाउंट, मेंटेन कर सकेंगे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अकाउंट ऑनलाइन आरबीआई के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। और स्कीम ऑफर कर रही है एक पोर्टल एवेन्यू जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकेगा सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। तो यानी कि जो अलग अलग जो हम लोग को सिक्योरिटीज देखने को मिलती है सरकार की, तो उसमें डायरेक्टली जो है वो लोग बाग इन्वेस्ट कर सकेंगे, उसको लेकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लाया जा रहा है। स्कीम जो है इसने इंडिया को उन कुछ कंट्रीज की लिस्ट में जो है वो रख दिया जो इस प्रकार की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करा रही हैं। तो ये तो एक बात हो गई इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब दूसरी स्कीम क्या लाई गई है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कस्टमर के इश्यूज, कंप्लेंट्स वगैरह जो होती हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए ये आरबीआई बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम सामने लाई गई है। ये सेंट्रल थीम जो है वो उसकी किसके ऊपर आधारित है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन विद वन पोर्टल के ऊपर आधारित इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। इस स्कीम की थीम है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आरबीआई जो है गाइस इसने डिसाइड किया है कि इंटीग्रेट करेंगे तीनों अपने ओम्बड्समैन स्कीम को। अब आरबीआई के पास जो है वो तीनों, मतलब जो तीन ओम्बड्समैन हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो कौन से हम लोग को ओम्बड्समैन देखने को मिलते हैं। एक तो देखो ओम्बड्समैन है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, राइट, जो 1995 में लॉन्च की गई थी। फिर एक हम लोग को ओम्बड्समैन स्कीम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए देखने को मिलती है, 2018 में लाई गई थी। फिर ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन लाया गया था 2019 में। तो ये जो तीन ओम्बड्समैन हम लोग को स्कीम देखने को मिलती है आरबीआई की, इन तीनों को जो है वो इंटीग्रेट करके एक सिंगल ओम्बड्समैन स्कीम जो है लाई जा रही है, यानी कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो लाई जा रही है, जहां पर जो भी मुद्दे, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड हो, राइट, तो वो पूरी जितनी भी इश्यूज हैं बैंकिंग से रिलेटेड या उससे एसोसिएटेड फील्ड से रिलेटेड, जो भी कंप्लेंट्स हैं, कस्टमर्स के इश्यूज हैं, ग्रीवियंसेस हैं, उसको यहाँ पर जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सिंगल पॉइंट पर कस्टमर आकर अपनी कंप्लेन जो है वो सबमिट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं, उसके स्टेटस को जो उन्होंने फाइल करी है कंप्लेन, और फीडबैक भी जो है वो उनको लगातार मिलता रहेगा। जैसे कभी आपने नेशनल कंज्यूमर फोरम में अगर कंप्लेन करी होगी, वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, तो आपके पास एक वो आता है, नंबर आता है, आपकी कंप्लेन नंबर। उस कंप्लेन नंबर के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि कब कब क्या क्या कार्रवाई हो रही है। और इवन जैसे कि आप अगर फोन भी करते हैं ना उनको दोबारा से ट्रैक करने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची, तो वहां पर तुरंत अपडेट हो जाता है कि आपने जो है वो क्या, किस चीज के लिए कॉल किया था और एजेंट ने आपको क्या एडवाइस किया, तो प्रॉपर तरीके से उसमें अपडेट होता है। तो उसी टाइप का कुछ अपडेटेशन फीडबैक जो है वो यहाँ पर भी नजर आएगा, यहाँ पर भी दिखाई देगा, है ना। इस प्रकार की स्कीम की क्यों इंपॉर्टेंस है, तो इस प्रकार की जो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसने क्या किया है, क्योंकि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, इसने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया हमारी कंट्री के अंदर। और ऑब्वियस ही बात है कि कई बार अवेयरनेस नहीं होती लोगों के बीच में। अब देखो ये डायरेक्ट जो पोर्टल होगा, तो डायरेक्टली लोगों को पता लगेगा कि यार ये पोर्टल है, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है आएंगी, इतने इतने रेट्स पर हम लोग को देखने को मिलेंगी। जब भी सरकारी बॉन्ड्स रिलीज होंगे, डायरेक्ट पब्लिक को उसके बारे में पता लगेगा सिर्फ वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर। तो वो वेबसाइट पर जाएंगे, उनको पता लगेगा और फिर वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे अपना, है ना। तो ये आसान हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी। और अगर कोई कंप्लेन आती है तो कंप्लेन भी जो है वो रिजॉल्व हो सकेगी, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और दूसरी कंट्रीज की बात करें एशिया के अंदर, जैसे फिलीपींस वगैरह, तो इनके पास ऑलरेडी फंड को उठाने के लिए, पैंडेमिक से फंड को उठाने के लिए इस प्रकार की स्कीम जो है वो लेकर आई थे, राइट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट वगैरह में, है ना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।